हेलो दोस्तों, मेरा नाम रचित है और ये मेरा 18वां जन्मदिन था जिसके बाद से ही मैं दुविधा में फंस गया। मेरी कॉलेज की पढ़ाई शुरू होने वाली थी लेकिन उससे पहले जैसे दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा था। मेरे दादाजी की मौत उसी दिन हुई जब मेरा 18वां जन्मदिन था और मैं समझ नहीं पा रहा था आगे की जिंदगी कैसे बीतने वाली है। मैं एक ऐसे गांव में रहता हूं जहां हमारे परिवार का बहुत ज्यादा रुतबा हुआ करता था। जब मैं 10 साल का था तो मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट जब मैं 10 साल का था तो मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट हो गया था। कार में उन दोनों की लाश मिली थी। उसके बाद से ही मेरे दादाजी मुझे पालते आ रहे हैं, लेकिन उनका स्वभाव भी बदल गया था। वो लोगों को पसंद नहीं करने लगे थे। उन्हें डर था कोई मुझे उनसे दूर कर देगा, इसलिए वो हमेशा मुझे अपने पास ही रखते। वो बड़ी हवेली, वो पुश्तैनी हवेली जहां पर सब कहा करते कि एक शैतान का वास है। मेरे मम्मी पापा की मौत के बाद से ही हमने उस हवेली को छोड़ दिया था और पास में ही एक बड़ा सा घर बना लिया था। लेकिन अब भी मुझे उस हवेली से डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। मुझे ऐसा लगता था वो शैतान उस हवेली से निकलेगा और मुझे पकड़ लेगा, मुझे मार देगा। मेरे दादाजी भी यही कहा करते थे। मुझे उन्होंने बचाए रखा उस शैतान से। मैंने कभी उस शैतान को नहीं देखा और ना ही गांव वालों ने उस शैतान को देखा था, लेकिन कहानियां सुनाई जाती थीं। जो उसे देख लेता था कभी जिंदा नहीं रहता था। मेरे दादाजी हमेशा उस हवेली की सफाई करने जाया करते थे। मैं उन्हें रोका करता था। उनके सिवा मेरा कौन है? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? लेकिन मेरे दादाजी बहुत हिम्मत वाले थे। वो पुरानी पुरानी किताबें पढ़ा करते। उनका मानना था मेरे मम्मी पापा को किसी ने मारा है तो उस शैतान ने ही मारा है। उसके पास अजीब अजीब शक्तियां होती हैं। मेरे दादाजी पुरानी पुरानी किताबें पढ़ा करते जिसमें जादू टोने के बारे में बताया जाता, तंत्र विद्या के बारे में बताया जाता। जबकि वो विज्ञान की किताबें भी पढ़ते, उसमें भी सीखने की कोशिश करते कि इस शैतान को कैसे हराया जा सकता है। पिछले 8 सालों से वो इसी पर लगे हुए थे। वो मुझे ज्यादा बताया नहीं करते थे क्योंकि मैं डर जाया करता था। अगर आपके घर के पास आपकी पुश्तैनी हवेली में एक शैतान की बातें हर कोई करता हो तो आपको डर लगता ही है। बचपन से मैं डरपोक रहा और 18वां जन्मदिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा जन्मदिन रहा। मेरे दादाजी का कत्ल हो चुका था और वो भी उसी डरावनी हवेली के अंदर। पुलिस ने तफ्तीश करने की कोशिश की और 3 दिन तक वो ढूंढते रहे। कोई सबूत नहीं मिला। 3 महीने बाद इस केस को भी बंद कर दिया गया और ये मान लिया गया कि हो सकता है उन्हें हार्ट अटैक आया हो जिस कारण उनकी मौत हो गई। वो बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन उनकी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे। उनका गला घोंटा गया था। शरीर पर और भी कई चोट के निशान थे और वो डर कर भी मरे थे। पुलिस फॉरेंसिक लैब की उस रिपोर्ट में समझ नहीं पा रही थी कि ये एक कत्ल है या एक नेचुरल डेथ है। लेकिन मैं जानता था वो शैतान अजीब शक्ति वाला होता है। जरूर उसी ने मारा होगा। मैं खुद ही सोचने लगा था इस केस को मुझे ही सुलझाना होगा। मैं सामने लाकर रहूंगा मेरे दादाजी को किसने मारा है। उस शैतान की सच्चाई मैं सबके सामने ला दूंगा। इसके बाद मैं सब जान पहचान वालों के पास जाने लगा। हमारा गांव में बहुत ज्यादा रुतबा था। मेरी बात बहुत लोग मान सकते थे। सरपंच से लेकर यहाँ का कलेक्टर वो दादाजी से मिला करता था। दादाजी का रोब बहुत ज्यादा था और शायद वो मेरी बात मानते और दादाजी की तफ्तीश और ज्यादा करते। उनकी मौत का कारण पता कर पाते और इस शैतान को हराने की कोशिश कर पाते। लेकिन एक एक करके मैं हर किसी के पास जाता जा रहा था। वो अपनी बातों से मुकरता जा रहा था। यहाँ पर हर किसी के अंदर डर भरा हुआ था उस शैतान का। जब पुलिस वाले हमारे गांव में तफ्तीश करने आए थे तो इन कहानियों को सुनकर वो भाग गए थे।
रात के वक्त हमारे इस गांव में कदम रखने पर भी लोग डरना शुरू कर गए थे। अब गांव वाले अपने घरों तक से बाहर नहीं निकलते। उन्हें लगता था कि इस हवेली से वो शैतान निकलेगा और उन्हें मार देगा। पिछले 8 सालों से हमारे इस गांव में बहुत बुरी बुरी घटनाएं हो चुकी हैं। कई लोग गुमशुदा हो चुके हैं, उनकी लाशें तक कभी नहीं मिली। हर किसी का कहना है शैतान जब किसी के सामने आ जाता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता। उसकी सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आ पाती। मैं उस शैतान के सामने जाऊंगा। मैं अपनी मौत खुद देखना चाहूंगा। अपनी आंखों के सामने से उस शैतान को देखना चाहूंगा। कौन है जिसने मेरे पूरे परिवार का अंत कर दिया? मैं उसके हाथों मरूंगा या उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। अब ये काम मुझे ही करना होगा। मैंने उस तफ्तीश की शुरुआत की थी अपने इस घर से। हवेली में अब भी कदम रखने से मैं डरने लगा था। दादाजी की हर चीज को खंगालने लगा था। सबसे पहले तो उनकी वो अलमारी। अलमारी में क्या क्या मिलेगा जिससे मैं उस सच्चाई को जान पाऊंगा? वो ढेर सारी किताबें। उसमें नर पिशाच की किताब, छलावे की किताब, वहां चुड़ैलों की किताब भी थी, तंत्र विद्याओं की बहुत सारी किताबें, डरावनी कहानियों वाली किताबें। एक एक करके उसमें मैं ढूंढ रहा था दादाजी क्या पढ़ा करते थे, क्या जाना करते थे। वहां उन कहानियों की कई लाइंस के ऊपर जैसे मार्कर से लकीर बनाई हुई होती। वो खास तौर पर हाईलाइट की हुई लाइंस थी। मैं उन्हें पढ़ रहा था। ये कहानियां क्यों उन्होंने हाईलाइट की है? इनमें से क्या निकल सकता है? छलावा किस तरह से असर करता है? वो कैसे मारता है और क्या सबूत छोड़ता है? हमारे गांव में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो शैतान से तो जोड़ी जाती हैं, लेकिन हर मौत कुछ अलग। कभी चुड़ैल की तरह किसी को मार देना, तो कभी छलावे की तरह छल कर किसी को मार देना, कभी किसी के घर में आग लग जाना और बड़ा सा चेहरा नजर आना। ऐसी घटनाएं हमारे इस गांव में होती थी, इसलिए शहर से कोई भी यहाँ आना पसंद नहीं करता था। दादाजी की किताब के अंदर भी ऐसी ही लाइंस को हाईलाइट किया गया था। वो जानना चाहते थे ऐसा कौन सा शैतान है जो हर शक्ति का इस्तेमाल कर पा रहा है। दादाजी जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन किताबों में वो हाइलाइटेड लाइंस मैं बार बार पढ़े जा रहा था, लेकिन मुझे उसमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि उन्हें कैसे मारा गया होगा। उसके बाद नीचे पड़ी वो विज्ञान की किताबें मैं पढ़ने लगा। वो केमिस्ट्री की किताबें थी और कुछ बायोलॉजी की किताबें भी थी। इसी के साथ साइकेट्रिस्ट की किताबें भी थी। उसके बारे में भी दादाजी अध्ययन किए जा रहे थे। कुछ मेंटलिस्ट की किताबें थी। हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, हमारे दिमाग के कितने भाग होते हैं। दादाजी शायद उस शैतान के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे, लेकिन मैं डरा करता था, इसलिए मुझे बताया नहीं करते थे और पूरी दुनिया पर उन्हें भरोसा नहीं था। आखिर कौन होगा जो दादाजी की इतनी रिसर्च को जानता होगा? आखिर किसी किताब में उन्होंने सच तो बताया ही होगा। उनकी वो डायरी जो वो हमेशा अपने पास रखा करते थे, कभी तो वो मिलेगी, कहीं पर तो वो मिलेगी। मुझे शक है वो उसी हवेली में होगी और उसके लिए मुझे उस हवेली में जाना होगा। लेकिन उससे पहले दादाजी की जितनी रिसर्च है वो मुझे पहले ही पता लगानी होगी। उस शैतान के बारे में ज़्यादा जानूंगा, तभी तो उससे मुकाबला कर पाऊंगा। इसके बाद अगला काम मैंने यही किया। मैं शहर में घूमने लगा, जितनी भी लाइब्रेरी थी वहां जाने लगा। शैतान के बारे में जितनी जानकारी इकट्ठी कर सकता था वो करने लगा था। लोग मुझे पहचानने लगे थे। मैं शैतान से जुड़ी हर किताब खरीदे जा रहा था। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन भविष्य में परेशानी ज़रूर हो सकती थी। फिर भी जो पैसे थे मैं उन्हें ऐसी किताबों के लिए खर्च कर रहा था। मैंने हर किताब पढ़ना शुरू कर दी। किसी शैतान को काबू कैसे किया जा सकता है, शैतान की खासियत क्या होती है। मैं किसी एक शैतान के बारे में नहीं जान पाया जो छलावे की तरह छलता हो, चुड़ैल की तरह असर करता हो, घरों को जलाता हो और अलग अलग रूप ले पाता हो। किसी भी किताब में ऐसे शैतान की जानकारी नहीं दी गई थी। मैं बार बार भटकता जा रहा था। मैं जान नहीं पा रहा था उस शैतान को कैसे रोका जाए। कई मंत्र बताए गए थे,
कई यंत्र बताए गए थे। हर किसी को मैं खरीदता जा रहा था। जब मैं उस हवेली में कदम रखूंगा तब मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। 15 दिन लगाए थे। मैं किताबों को पढ़ता रहा, जानकारी इकट्ठी करता रहा और उसके बाद हिम्मत जमा करके मैं उस हवेली के गेट के सामने पहुंच गया था। किसी को मैं साथ में नहीं लेकर आया था क्योंकि दादाजी कहा करते थे, किसी से ज्यादा बात मत करना, हर कोई तुम्हें ठगने की कोशिश करेगा। यहाँ जो शैतान है वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी से बात मत करना। मैं इसीलिए अकेला ही अंदर जाने वाला था। जो भी होगा मैं अकेला हूं, किसी पर यकीन नहीं करूंगा। हो सकता है दादाजी को ठगने के लिए उसने मेरा रूप लिया हो। दादाजी मुझसे ज्यादा किसी से प्यार नहीं करते थे। वो हमेशा मुझे अपने कलेजे से लगाए रखते थे। अगर मेरा रूप लेकर वो शैतान उनके पास आया होगा तो दादाजी कुछ कर भी नहीं पाए होंगे। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ होगा मैं नहीं जानता। वही तो जानने के लिए हवेली के अंदर जाने वाला हूं। मैंने वो गेट खोला और मैं उस हवेली के अंदर की तरफ जाने लगा। वहां बादल पहले से ही घिरे हुए थे और अब हवाएं चलने लगी थी। अंदर जितने भी पेड़ थे वो सड़ चुके थे, जैसे उन पर कोई तेजाब फेंकी गई हो। उनमें से बदबू आ रही थी। पत्ते तक अब भी टहनियों से लटके हुए थे लेकिन सड़े हुए, बदबू कर रहे थे। ऐसा लग रहा था ये हवेली शापित हो। जैसे जैसे बादल घिरते जा रहे थे यहाँ रोशनी की कमी होती जा रही थी। इस हवेली की बिजली को कभी कट नहीं किया गया था। दादाजी माना करते थे पुश्तैनी हवेली में रोशनी हमेशा होनी चाहिए। वो बिल भी भरा करते थे और हमेशा बिल ज्यादा ही आया करता था। दादाजी कहा करते, शैतान इस हवेली में है, वो जानबूझकर लाइट जलाए रखता है, इसीलिए शायद बिल ज्यादा आता होगा। आज हर सवाल का जवाब ढूंढ कर ही रहूंगा। उस हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा मैं। मेरा मन बैठा जा रहा था। मैंने वो दरवाजा खोला और अंदर जैसे ही मैं पहुंचा, वो हवाएं मेरे पीछे से जैसे उस हवेली के अंदर चली गई थी। कई सूखे हुए पत्ते उस हवेली के अंदर पहुंचे हुए थे। दादाजी इस हवेली की हमेशा सफाई किया करते, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने यहां कदम तक नहीं रखा था। वो दरवाजा खोलते ही वो पत्ते इस तरह से उड़ रहे थे जैसे कोई रूहानी शक्ति यहां मौजूद हो। हर तरफ उड़ते हुए पर्दे, ऐसा लग रहा था उनके पीछे कोई छुपा हुआ हो। मैं बार बार इधर उधर झांके जा रहा था क्योंकि लाइट नहीं जला रखी थी। अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है यहाँ पर जो अभी झपट्टा मारकर मुझे पकड़ लेगा और दादाजी की तरह ही मुझे भी मार देगा। 5 मिनट तक मैं सन्न वहीं पर खड़ा था। हिम्मत की मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, लाइट जलाई और पूरी हवेली में लाइट हो गई थी। ये 2 मंजिला हवेली रोशनी जैसे चारों तरफ बिखेरे हुई थी। अंदर बहुत सारी महंगी महंगी लाइट लगा रखी थी। सामने महंगे चमड़े के वो सोफे पड़े थे। ये हमारी पुश्तैनी हवेली है। हमारे पूर्वज बहुत अमीर हुआ करते थे। यहाँ किसी समय हमें अमीर जमींदार कहा जाता था। यहाँ सबसे बड़ी हवेली हमारी ही हुआ करती थी और आज के ज़माने में भी इस हवेली को कोई देखेगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हम यहाँ पर नहीं रहते थे, उस छोटे घर में रहते थे। हमारी मजबूरी थी। हवा के कारण झूमर ऐसी आवाज़ कर रहा था जैसे यहाँ कोई रहता हो। झूमर की आवाज़ ऐसा लग रहा था पियानो की आवाज़ की तरह अलग अलग तरंगों को मेरी तरफ भेज रही हो, मुझे कोई संकेत दे रही हो और मैं उसे समझ ना पा रहा हूँ। कुछ समय मैं उस झूमर को देखता ही रहा। उसके बाद मैंने सोचा दरवाज़ा बंद ही कर देता हूँ। हवा अंदर आएगी नहीं तो मुझे डर लगेगा नहीं। यहाँ हलचल मची हुई थी और वो दरवाज़ा मैंने जैसे ही बंद किया, हलचल बिल्कुल बंद हो गई। ना तो वो झूमर हिल रहा था, ना वो पत्ते आगे की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पर्दे भी हिलना बंद हो गए थे। बिल्कुल शांति थी। इसे ही पिन ड्रॉप साइलेंस कहा जाता है। यहाँ मैं अपनी सांस की आवाज़ भी सुन सकता था। उसे सुनने में सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसी शैतानी हवेली जहाँ पर भयानक शैतान रहता है, उसे देखने वाला जिंदा नहीं रहता। ये ख्याल मन को जैसे दबोच रहे थे, मेरी टांगों को खींच रहे थे कि जा, बाहर चला जा, तू जिंदा नहीं रहेगा।
लेकिन फिर भी मन को संभाले हुए मैं आगे बढ़ा और उस कमरे की तरफ बढ़ चला जो दादाजी का हुआ करता था। जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचा, बिल्कुल साफ कमरा पड़ा था। वहां जो बेड था उसकी चादर हिली हुई थी। वहां वजन पड़ा लग रहा था। ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसे इस्तेमाल किया जाता है। दादाजी यहाँ पर आती तो थी, लेकिन शायद यहाँ सोते नहीं होंगे। वो यहाँ सिर्फ सफाई करने के लिए आते थे। तो यहाँ कौन सोता होगा? क्या वो शैतान? अब मन घबराए जा रहा था। मुझे हर चीज की तलाशी लेनी थी। एक एक करके मैं वहां ड्रॉर को खोलने लगा। दादाजी की बहुत सारी चीजें वहां पर मौजूद थीं। वहां सोने के कंगन तक मौजूद थे। दादाजी की महंगी महंगी चीजें ऊपर और नीचे वाले ड्रॉर में रखी हुई थी। दादाजी ने और भी कई नई चीजें ली थी, वो भी यहीं पर रखी हुई थी। क्यों दादाजी महंगी चीजें यहाँ पर लाकर रख दिया करते थे, मैं नहीं जान पा रहा था। लेकिन मुझे कोई काम की चीज चाहिए थी जिससे मैं पता कर पाता दादाजी की मौत कैसे हुई। तभी मैंने सबसे नीचे वाले ड्रॉर में वसीयत के पेपर देखे। इस हवेली के वसीयत के पेपर जो मोटे चमड़े के गत्ते के अंदर रखे हुए थे। यहाँ पर ये कागज क्यों रखे हैं? दादाजी हमेशा कहा करते थे, इस हवेली को कभी नहीं बेचना है, किसी के हाथ नहीं आनी चाहिए। ये हमारे पूर्वजों की है और हमारे साथ ही रहेगी। तो दादाजी हवेली के वसीयत के पेपर यहाँ पर बाहर क्यों रखे हुए थे? इसे तो छिपा कर रखना चाहिए। उनके नीचे और पेपर थे। ये हवेली ट्रांसफर होने वाली थी शिवराज चौहान को। यहाँ नीचे दादाजी ने साइन भी कर रखे थे, लेकिन इसे अप्रूव नहीं किया गया था। कौन है ये शिवराज चौहान? आखिर वो इस हवेली को क्यों खरीदना चाहता है? कहीं यहाँ शैतान का चक्कर हो ही ना और कोई हमारी इस संपत्ति को हड़पना चाहता हो। मैं अब सोचने लगा था। मैं उन वसीयत के पेपर को बाहर निकालकर इसे चेक करने के लिए अब कचहरी जाने वाला था। वहां जाकर जानूंगा कौन है शिवराज चौहान जो हमारी इस हवेली को खरीदने का इच्छुक है। क्यों वो ऐसा करना चाहता है? उन वसीयत के पेपर को लेकर मैं जैसे ही उस हवेली से बाहर निकला, वो दरवाजा बड़ी तेजी से बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से बंद किया हो। मैं डरा हुआ था। मैं जल्दी से गेट से बाहर आ गया। वो वसीयत के पेपर मेरे हाथ में थे जिन्हें अप्रूव नहीं किया गया था। उसके बाद मैं सीधा पहुंच गया कचहरी में। मैं जानना चाहता था, अगर दादाजी बेचना ही चाहते थे तो ये बेच क्यों नहीं पाए? गलती कहां पर हो गई? वहां तहसीलदार से मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन रुतबा काम आया। मैं 2 घंटे के इंतजार के बाद तहसीलदार के सीधा उस रूम में पहुंच गया। वहां मुझे देखकर तहसीलदार काफी ज्यादा खुश था, लेकिन मुझसे बातें करते हुए वो मेरे दादाजी की तारीफ कर रहा था, क्योंकि मेरे दादाजी बहुत ही खुशदिल इंसान थे और यहाँ आकर वो तहसीलदार से बहुत ज्यादा मिला करते थे। उन्हें लोगों के काम करवाने में बहुत मजा आता था और कई बार वो पूरा पूरा दिन तहसीलदार ऑफिस में रहते और गांव वालों का काम करवाते रहते। उसके बाद मैंने और बात नहीं की। मैं सीधा वसीयत के पेपर्स तक पहुंच गया था। मैंने कहा, ये देखिए, ये हवेली के वसीयत के पेपर। यहाँ नीचे शिवराज चौहान का नाम है, यानी कि दादाजी शिवराज चौहान को हमारी ये पुश्तैनी हवेली देना चाहते थे। क्या वो किसी दबाव में देना चाहते थे? और अगर उनके साइन हो चुके हैं तो इसे ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया? बेचा क्यों नहीं गया? तो तहसीलदार ने बताया, यहाँ एक गड़बड़ थी। उन्हें लग रहा था कि ये हवेली उन्हीं के नाम है, लेकिन जब उन्होंने साइन करके यहाँ पर ये फाइल लगाई तब उन्हें ये जानकारी मिली कि ये हवेली उनके नाम पर नहीं है। मैंने कहा, उनके नाम पर नहीं है? अगर मेरे दादाजी इसके मालिक नहीं है तो कौन मालिक है? तहसीलदार ने कहा, तुम मालिक हो। ये पूरी जमीन, ये हवेली सिर्फ तुम्हारे नाम है। तुम्हारे दादाजी ने लगभग 15 साल पहले सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था और उसके बाद वो ऐसी जिंदगी जीना चाहते थे जिसमें उन पर दबाव ना हो। लेकिन अब किसी कारण से वो इसे बेचना चाहते थे। क्योंकि अब तुम इसके मालिक हो तो उनके साइन नहीं चले थे, इसीलिए इन पेपर्स को अप्रूव नहीं किया गया था और इसकी ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन तुम्हारे दादाजी काफी ज्यादा निराश हो गए थे। मुझे लगा था वो तुम्हें लेकर यहां पर आएंगे, लेकिन
तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर ही उनकी मौत हो गई। मैं इसके बारे में अब ज्यादा जानना नहीं चाहता। मैंने कहा, शिवराज चौहान? कौन है ये शिवराज चौहान जो हमारी ये हवेली खरीदना चाहता था? क्या वो बड़ा आदमी है? तहसीलदार ने बताया, वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर है और शहर में उसका बहुत ज्यादा रुतबा है। वो ऐसे ही इल्लीगल जगहों को खरीदता रहता है और महंगे में बेचता रहता है। उसे बड़ा गुंडा कहा जाता है। उससे बचकर रहना। मैं गुस्से में था। मुझे अब शिवराज चौहान पर शक होने लगा था। कहीं ये सारे शैतान का चक्कर ही शिवराज चौहान ने तो नहीं डाला हुआ। मैं अब सीधा पहुंच गया था शिवराज चौहान के पास। वो मुझे देखकर खुद हैरान था। वो मुझे देखते ही कहने लगा, तुम्हारे दादाजी नहीं रहे, अब तुम्हारा मेरे पास आने का कोई काम नहीं है। लेकिन मैं शिवराज चौहान पर गुस्सा किए जा रहा था। मैं सच्चाई जानता हूं, मुझे अंदर की बात पता है। मेरे दादाजी के साथ क्या हुआ, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद ही पता कर लूंगा। अब शिवराज चौहान भी गुस्सा होने लगा था। अच्छा, तो तुम्हें सच्चाई पता है, लेकिन अगर तुमने वो सच्चाई किसी को बताई तो तुम भी बताने लायक नहीं रहोगे। इन शब्दों को सुनकर एक पल के लिए मुझे लगा शायद शिवराज चौहान ने ही मेरे दादाजी को मारा होगा। तो मैं और आग बबूला हो गया और उसे कहने लगा, मेरे दादाजी को मारा? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुमने सच में मेरे दादाजी को मारा है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बात सुनकर शिवराज चौहान हैरान हो गया। तुम्हें क्या लग रहा है मैंने तुम्हारे दादाजी को मारा है? मैं किसी और बारे में बात कर रहा हूं, और अगर तुम्हें उस बारे में नहीं पता तो चुप ही रहो, मुझे ऐसे कातिल साबित मत करो। मैंने कहा, तो तुम किसके बारे में बात कर रहे थे? तुम हमारी जमीन हड़पना नहीं चाहते थे? तो इस पर शिवराज चौहान हंसने लगा। हड़पना कौन चाहता था? तुम्हारा दादा खुद मेरे पास आता था उसे बेचने के लिए, लेकिन जरूरी काम नहीं हो पा रहे थे। मुझे नहीं पता कौन से जरूरी काम है, लेकिन वो हर बार कह देता, बस कुछ समय और, बस कुछ समय और। लेकिन कुछ समय करते हुए तुम्हारे दादा के पास समय ही नहीं बचा। ये कहकर वो हंसने लगा था और मुझे कुछ जवाब मिल गए थे। मेरे दादाजी खुद इस हवेली को बेचना चाहते थे, ना कि ये हड़पना चाहता था। और इसने तो साफ मना कर दिया कि इसने मेरे दादाजी को नहीं मारा है, जबकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा उकसा दिया था। अब मुझे दोबारा उस हवेली में जाकर नए सबूत इकट्ठा करने होंगे। और अब भी थोड़ा थोड़ा शक मुझे शिवराज चौहान पर ज़रूर है। मैं उसके घर से निकला और वो मुझे गालियां दिए जा रहा था। वो बार बार कहे जा रहा था, तुम्हारा परिवार ऐसा ही है, तुम्हारे दादा भी मुकर गए, वो ज़मीन मुझे मिली ही नहीं। मैं वो हवेली पाना चाहता था और जितने तुम्हारे दादा ने कहे थे उतने पैसे देने को मैं तैयार था। मैं हमेशा सस्ती जगह खरीदता हूँ, तुम्हारे दादा को ज़्यादा पैसे देना चाहता था, फिर भी वो तो ऊपर निकल लिया। मैं रास्ते में आता हुआ ये सोचे जा रहा था, दादाजी हमेशा कहा करते थे, इस हवेली को कभी नहीं बेचना है, ये हमारे पूर्वजों की है। लेकिन वो खुद से बेचना चाहते थे, बस मेरे साइन नहीं ले पाए थे। बस एक कारण था कि ये हवेली बिक नहीं पाई। अब मुझे पूरी सच्चाई पता करनी होगी कि उन्हें किसने मारा है। अब दोबारा सुई शैतान पर आकर टिक गई थी जो उस हवेली में रहता है। अब तक मुझे उसका थोड़ा सा एहसास ही हुआ था, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाया था। दोबारा शाम के 6 बजे मैं उसी हवेली के सामने गेट पर खड़ा था। मेरा दिल फिर से धक धक हुए जा रहा था। मैं शैतानी जगह में अब अंधेरे के वक्त कदम रखने वाला था और मैं उस हवेली के अंदर गया। मैं सीधा दादाजी के उसी कमरे के पास चला गया। यह हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी, यहाँ बहुत सारे कमरे थे। शायद दादाजी और कमरों में नहीं जाते होंगे। उन्होंने कहा था, यहाँ पर मेरा एक बेडरूम है, मैंने सिर्फ उसकी सफाई की है, बाकी जगह पर मोटे मोटे ताले लगा रखे हैं। दादाजी के कमरे के हर ड्रॉर को मैं खोल चुका था, उन किताबों को भी पढ़ चुका था। वहाँ हर जगह मैं देख चुका था, काम की कोई चीज़ नहीं मिली थी। मेरे दादाजी की वो डायरी भी नहीं मिली थी जिसमें वो हर दिन कुछ ना कुछ नोट किया करते, लेकिन मुझे कभी नहीं दिखाते। इसके बाद मुझे लगा और कमरों में देखना चाहिए। सबसे पहले मैं आगे वाले उन 2 कमरों के पास गया। सच में मोटे मोटे ताले लगे हुए थे।
ना तो उनकी चाबी मेरे पास थी और ना ही शायद उन्हें काटा जा सकता था, तो मैंने सोचा उससे आगे निकलता हूं। लेकिन मेरा ध्यान पड़ा, उन तालों के पीछे जो कुंडे थे वो जंग के कारण काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे और उस लकड़ी पर थोड़ा सा घुन लगा हुआ था। अगर मैं जोर लगाता तो वो कुंडे आसानी से बाहर निकल आते और दरवाजा मैं खोल सकता था। मैंने वो पहला दरवाजा जोर लगाकर खोल ही दिया। कुंडा उस दरवाजे से अलग हो गया और दरवाजा पीछे की तरफ चला गया। घून के कारण पूरा दरवाजा ही बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और आसानी से तोड़ा जा सकता था। इसके बाद मैं उस कमरे के अंदर गया जहां धूल ही धूल पड़ी हुई थी। वहां पुराने से पुराना सामान पड़ा था। मैंने लाइट जलाई तो मुझे नजर आया पुरानी तलवारें भी पड़ी थी। वहां बहुत सारे हथियार पड़े थे जिन पर बहुत ज्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी। कुछ हथियार ऐसे थे जिन पर मिट्टी बिल्कुल नहीं थी, यानी कोई यहां पर आया होगा, उन्हें उठाया होगा, शायद इस्तेमाल भी किया होगा, दोबारा यहां पर रखा होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिट्टी उन पर भी थी। शायद कुछ महीने पहले ही उसे इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन वहां आगे जाते वक्त मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। जैसे ही मैं कदम आगे बढ़ाता पूरे कमरे में जैसे आवाज गूंज सी जाती। वहां बहुत सारे कपड़े पड़े थे। एक एक करके मैं उन कपड़ों को देखने लगा। नीचे वाले कपड़ों के ऊपर खून लगा हुआ था। खून को देखते ही मन में घबराहट सी फैलनी शुरू हो गई, लेकिन मैंने फिर खुद को संभाल लिया। सच्चाई जाननी है तो डर पर जीत पानी ही होगी। मैं और आगे बढ़ा। उस सामान को हटाते हुए पीछे पड़े उन संदूकों को देखा था मैंने। उन संदूकों को खोला तो वो बिल्कुल खाली थे। उसके अंदर कुछ नहीं, लेकिन संदूकों की जो लकड़ी थी वो बहुत ज्यादा भारी थी। ऐसा लग रहा था संदूकों को जमीन से चिपकाया गया हो। वहां कुल 5 संदूक पड़े थे। मैंने पहला संदूक खोला, उसमें कुछ नहीं, लेकिन संदूक इतना भारी या शायद चिपका हुआ था कि हिल नहीं पा रहा था। उसके साथ वाले संदूक को खोला, वो बिल्कुल खाली, उसे भी शायद चिपकाया गया था। उसके पीछे वाले संदूक को खोला, वो भी खाली। उसके साथ वाले को खोला, वो भी खाली। उसके पीछे एक छोटा सा संदूक पड़ा था। मैंने मन में सोच लिया ये भी खाली ही होगा, इसलिए मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। इसके बाद मैं और सामान को देखने लगा। वहां बहुत पुराना सा सामान था। कुछ कांच के गिलास भी थे जिन्हें मैं हाथ लगाता वो नीचे गिरकर टूट जाते। पीछे शराब की बोतलें थी जो खाली थी। ऐसा लग रहा था किसी ने शराब पी होगी और यहाँ बोतलें रख दी होंगी। पुरानी से पुरानी और महंगी से महंगी बोतलें वहां पर पड़ी हुई थी। वहां कुछ नोट भी देखे जो नए लग रहे थे। नए नोट यहां पर लाकर कौन डालता होगा? मन में शक बहुत पड़ रहा था। उसके बाद आसपास के सामान को मैं बिखेरता गया ताकि हर सामान को एक बार नजर में ला सकूं। मैंने तभी थोड़ा सामान उन संदूकों के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। आगे वाले संदूकों को मैंने खोल दिया और उसके अंदर सामान फेंके जा रहा था। किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। जैसे ही संदूक में कुछ गिरता जैसे आवाज बंद सी हो जाती। पहला संदूक भर दिया, दूसरा संदूक भर दिया। उसके बाद उन खून से सने कपड़ों को मैंने तीसरे और चौथे संदूक में डाल दिया। बाद में जो नीचे पड़ा कांच था, मैंने सोचा वो भी किसी संदूक में डाल ही देता हूँ। वो छोटे संदूक में डालता हूँ। मैं उनको फांदता हुआ पीछे संदूक तक पहुंचा और उसे खोलकर कांच को वहां फेंकने लगा। वो आवाज ही अलग थी। जैसे ही मैंने कुछ और सामान उसमें फेंका, अलग गूंजती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। ऐसा लग रहा था नीचे कुछ और है। ये लकड़ी थी जो खाली होने के कारण गूंज की आवाज को मेरे कानों तक पहुंचा रही थी। मैंने कांच को बाहर निकाला, सामान को बाहर निकाला, हाथ मारकर लकड़ी पर देखा। ये आवाज बार बार आ रही थी। ऐसा लग रहा था ये लकड़ी को तो लगाया गया है, लेकिन ये नीचे जाने का रास्ता है। मैंने एक तरफ कुंडा देखा, हाथ फंसाया, खींचा। वहां नीचे सीढ़ियां हैं और मुझे इसके बारे में पता तक नहीं था। उस पूरे दरवाजे को खींचा। नीचे सीढ़ियों के पास एक बटन लगा हुआ था। मैंने उस बटन को दबाया। मैं उन सीढ़ियों के सहारे जैसे जैसे नीचे जा रहा था, वो बदबू मेरे नाक को छलनी किए जा रही थी। कोई सड़ी हुई चीज की बदबू, मैं बयां नहीं कर सकता। ऐसी गंदी बदबू मैंने कभी नहीं सूंघी। कब्रिस्तानों में आती है ऐसी गंदी बदबू जो नीचे से आ रही थी। उन सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद मैंने जो देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी।
सामने बहुत सारे कंकाल पड़े थे। बहुत सारी लाशें पड़ी थीं जिनका मांस सड़ चुका था। वो बदबू इंसानी शरीर से आ रही थी। मैं सही था। कब्रिस्तान और शमशान घाट में ऐसी ही बदबू फैली होती है जैसी इस नीचे बेसमेंट से आ रही थी। मैं डर कर बाहर की तरफ भागने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। उन कंकालों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी शैतान को ही देख लिया हो। मुझे डर था अब वो मुझे पकड़ तो नहीं लेगा। मैं उस गेट से बाहर आ गया था। मैं चीखने चिल्लाने लगा था तो गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। मैंने गांव वालों को बताया, मैं उस हवेली में कई लाशों को देख कर आया हूँ। बहुत सारे कंकाल, वहां नीचे बेसमेंट है, वहां कंकाल रखे हुए हैं। वहां पुलिस को भी बुलाया गया और पुलिस वाले उस बेसमेंट में पहुंचकर हैरान हो गए थे। उन लाशों को निकाला गया। पूरे गांव में पुलिस वाले ही पुलिस वाले हो गए थे। लगभग 15 लाशों को निकाला गया था उस बेसमेंट से और हर कोई मुझसे सवाल किया जा रहा था, क्या इस हवेली में लाशें इकट्ठा हैं? क्या सच में तुमने शैतान को देखा? मैंने शैतान तो नहीं देखा था। मैं डर गया था इन लाशों को देखकर। और पुलिस वालों ने बाद में मुझे ये भी बताया कि ये लाशें उन्हीं लोगों की है जो यहाँ पर गायब हो चुके हैं। शैतान जिन्हें मारता है शायद उनकी लाशों को यहाँ बेसमेंट में रखता है। लेकिन यहाँ बेसमेंट में वो सामान नहीं मिला जो शैतान अपने साथ ले जाता था। शैतान का एक ही पैटर्न था जो सबको समझ आता था। वो कभी किसी को छलावे के रूप में मारता था, कभी चुड़ैल के रूप में मारता था, लेकिन हर किसी के महंगे महंगे सामान को जरूर ले जाता था। उसके गहने, घर में रखे पैसे, ये शैतान उसका क्या करता होगा किसी को समझ नहीं आई थी। पहले पुलिस वाले मानते थे कि ये कोई लुटेरा हो सकता है, लेकिन बाद में जब इस हवेली से शैतान की बात जुड़ी थी तो पुलिस वाले भी इस केस से दूर भागने लगे थे। आज जैसे सब कुछ सामने आ रहा था, वो मान गए थे ये शैतान का काम है और उन लाशों को बड़ी तेजी से निकाला गया था। उसके बाद वहां कुछ ही तफ्तीश हुई थी हवेली के अंदर और सब बाहर भागना चाहते थे। जल्दी जल्दी से फाइल को निपटाया गया और पुलिस वाले भी बाहर आ गए। इस घटना के बाद से हवेली के आसपास जाने से भी लोग डरने लगे थे। लोग तो दूर ही रहते और रात के वक्त घरों से बाहर निकलने में भी वो ज्यादा डरने लगे थे। बच्चों को खेलने भी नहीं देते थे। और ये सब कुछ हुआ था इस हवेली के अंदर से ये लाशें मिलने के बाद से। क्या अब मुझे इसके अंदर नहीं जाना चाहिए? मुझे हर कोई ये कहता मत जा वहां, अब तू वहां गया तो वापस नहीं आएगा। तू शैतान के बहुत करीब है और वो शैतान बस तुझे पकड़ ही लेगा। लेकिन मुझे तो वहां पर जाना ही होगा। सच्चाई तो पता करनी ही होगी। पता नहीं इस राज के ऊपर कितनी और परतें हैं जो मुझे हटानी पड़ेंगी। मैं फिर से अगले दिन सुबह 9 बजे पहुंच गया था उस हवेली के अंदर। चारों तरफ देखे जा रहा था क्या नया है यहाँ पर। उसके बाद मैं नीचे बेसमेंट में गया। वहां से लाशें निकाली गई थी लेकिन बदबू साफ नहीं हुई थी। बहुत तलाश की थी मैंने, वहां मुझे और कुछ नहीं मिला था। वो गहने, वो महंगी चीजें तो यहां मिली ही नहीं। कहाँ गई? वो शैतान इन चीजों का क्या करता होगा? उसके बाद मैं बाहर निकल आया और सामने वाला वो दरवाजा मुझे दिख रहा था जिस पर मोटा ताला लगाया गया था। इस दरवाजे को मैं कंधे से ही तोड़ना चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की और अंत में उस दरवाजे को तोड़ ही दिया। उस दरवाजे के अंदर जाते ही वहां बहुत अजीब अजीब तरह का सामान था, जैसे किसी लेबोरेटरी में हो। वहां बहुत सारे केमिकल पड़े थे, बहुत सारी चादरें पड़ी थी, अजीब अजीब सी मशीनें भी पड़ी थी जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थीं। एक तरफ बहुत सारी किताबें। अब मुझे ये किताबें पढ़नी होंगी। इनमें से जरूर कुछ ना कुछ काम का निकलेगा ही। सबसे बड़ा मोटा ताला इसी पर लगा हुआ था। जब मैं उस कमरे के बिल्कुल पीछे गया तो वहां पर लड़कियों की मेकअप का बहुत सारा सामान पड़ा था। वहां ढेर लगा हुआ था। उसे देखकर मैं हैरान सा हो गया था। वहां पर बहुत सारे विग पड़े थे, जैसे सर पर लगाए जाते हो। कोई यहां आकर अपना भेष बदलता होगा। अब मुझे ज्यादा शक होने लगा था। मुझे अब शैतान पर यकीन नहीं था, किसी इंसान पर यकीन था जो शैतानी काम कर रहा था। मैं आगे वाली उन किताबों को खंगालने लगा।
उनमें देखने लगा और ज़्यादा किताबें पुरानी डरावनी कहानियों की किताबें नहीं थीं, इंसानी दिमाग की किताबें थीं। इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। वहाँ ज़्यादा किताबें साइकेट्रिस्ट की थीं, स्प्लिट पर्सनैलिटी की। एक ही शरीर में दो दिमाग होते हैं। जब किसी को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है तो उसका स्वभाव दोगला हो जाता है। कभी तो वो किसी तरह एक्ट करता है तो कभी किसी तरह एक्ट करता है। ये दादाजी इस पर रिसर्च कर रहे थे या ये कोई और है जो इसके बारे में पढ़ रहा था। इस कमरे में मोटा ताला लगा हुआ था और दादाजी हमेशा कहा करते थे किसी ताले को नहीं खोलना है। पूर्वज ये कहा करते थे कि शैतानी शक्तियां अलग अलग कमरे में अलग अलग तरह से काम करती हैं। यहाँ कुछ तो है जो मेरी समझ से बाहर है। उन किताबों को मैं पढ़ता जा रहा था और ये चीज़ें सामने आती गई। दिमाग कैसे काम करता है, उसे कैसे संभाला जा सकता है। वहाँ बीच बीच में इस हवेली का नक्शा भी था, छोटे छोटे हिस्सों में। अलग अलग किताबों में उस नक्शे का अलग अलग हिस्सा। मैं उन्हें जोड़ता गया। उसके बाद पूरी हवेली का वो पूरा नक्शा मेरे हाथ में लग चुका था। इस नक्शे को मैं बार बार देखे जा रहा था और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी। इस नक्शे के अनुसार इस हवेली के बिल्कुल पीछे की तरफ एक कमरा होना चाहिए, लेकिन वहां तो कोई कमरा नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है वहां तक जाने के लिए। मैं हवेली के चारों तरफ घूमकर भी देख चुका था, लेकिन वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। हर चीज सही थी, बस उस कमरे का रास्ता नहीं था। आखिर कहां से होगा रास्ता? जहां पर रास्ता बनाया गया था वहां तो एक बड़ी सी दीवार है जिस पर एक पेंटिंग टांगी गई है। क्या उस पेंटिंग के पीछे से रास्ता होगा? मैंने पेंटिंग हटाकर देखी तो पीछे दीवार थी, लेकिन वो दीवार थोड़ा सा हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी की दीवार बनाई गई हो। मैं बड़ा सा हथौड़ा ले आया था। मैं उस हथौड़े को मारना चाहता था, लेकिन तभी एक तरफ मुझे एक चिटिकनी सी दिखी, बहुत छोटी सी। वो जैसे स्विच बॉक्स के पीछे की तरफ थी। मैंने खींच कर देखा तो स्विच बॉक्स बाहर आ गया और उसके पीछे चिटिकनी को खोलने के बाद पूरी दीवार ही दरवाजे की तरह पीछे की तरफ चली गई थी। जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचा, वही बदबू किसी के मरे होने की, शरीर के सड़ने की, और सामने मुझे एक कंकाल दिख रहा था। किसी की लाश जैसे वहां पर लेटाई गई थी। आसपास बहुत सारा सामान रखा हुआ था। पीछे फूल रखे हुए थे जैसे किसी को श्रद्धांजलि दी गई हो। मैं डर गया था। मुझे लगा फिर से पुलिस को फोन करना चाहिए। तभी मैं आगे की तरफ गया और मुझे एक डायरी मिली। ये मेरे दादाजी की डायरी थी। इस डायरी में बहुत कुछ पता चलेगा। वहां और भी बहुत सारा सामान पड़ा था। मुझे वो सामान भी देखना था और उसके बाद ही मैं किसी को फोन कर पाता। मैं जल्दी से उस डायरी को बाहर की तरफ आकर पढ़ने लगा। मुझे उस शैतान का डर भी था, क्योंकि हर लाश मिल चुकी थी जो यहाँ पर गायब हुआ। ये लाश एक्स्ट्रा थी, कोई ऐसा जिसके बारे में पता ही नहीं किसी को। उस डायरी को मैं पढ़ने लगा और दादाजी शैतानों पर रिसर्च नहीं कर रहे थे। इस डायरी को पढ़ने पर पता चला वो स्प्लिट पर्सनैलिटी पर ही रिसर्च कर रहे थे। यानी वहाँ जितनी भी किताबें थी वो दादाजी ही पढ़ रहे थे। वो एक तरह का केमिकल बना रहे थे जिससे दिमाग को कंट्रोल किया जाए। स्प्लिट पर्सनैलिटी किसी की कैसे तैयार की जा सकती है, दादाजी इस पर रिसर्च कर रहे थे। वो किसी के दिमाग के दो हिस्से करना चाहते थे, उसे दोगला बनाना चाहते थे, लेकिन किसे? मैं डायरी को पढ़ता गया, उनकी हर रिसर्च को जानता गया। अब मुझे ये पता चला कि वो शैतान के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहते थे। वो बस इंसान के शरीर के बारे में ही जानना चाहते थे। पूरी डायरी पढ़ डाली मैंने, मुझे शैतान का जिक्र तक नहीं मिला। उसमें कई लोगों का जिक्र जरूर था, कैसे कोई हरकत करता है। ज्यादातर मेरा जिक्र था। मैं क्या खाता हूं, क्या करता हूं, कैसे मुझे गुस्सा आता है, कैसे मैं उस पर कंट्रोल करता हूं। कभी कभी दादाजी मुझे संभालते हैं और कब वो मुझे संभाल नहीं पाते। रात को जब मैं सोता हूं तो चलता हूं। दादाजी ने कभी नहीं बताया मैं सोते हुए चलता हूं। डायरी में जिक्र किया गया था। वहां और भी चीजें पड़ी थी, खून में सने कपड़े, बहुत सारे औजार, बहुत सारे हथियार। पीछे
एक बड़ा सा एनवेलप पड़ा था जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। ये मेरी राइटिंग थी। किसी ने मेरी राइटिंग की कॉपी करके यहाँ एनवेलप चिपका रखी थी। मैंने उस एनवेलप को बाहर निकाला। मैंने उसके अंदर एक डायरी देखी। उस डायरी को खोला। शब्द उल्टे पुल्टे थे, उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। मुझे याद आया ये एक कोड वर्ड की तरह लिखा गया था। मैं हमेशा से ऐसा कोड वर्ड इस्तेमाल किया करता था। ये राइटिंग भी मेरी राइटिंग जैसी ही लग रही थी। अगर कोई भी इसे पढ़ने की कोशिश करता तो समझ नहीं पाता सिवाय मेरे। मैं इन कोड वर्ड्स के सहारे इसे समझा सकता था। थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, इसे सही करना पड़ेगा, शब्द सीधे हो जाएंगे। उसके बाद मैं उसे पढ़ता गया और मुझे जो पता चला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दादाजी कभी शैतान को ढूंढ ही नहीं रहे थे। वो खुद लोगों को अगवा किया करते थे। वो उनको लूटा करते थे और मारकर यहाँ दफना दिया करते थे। वो ऐसी रिसर्च कर रहे थे जिससे इंसानी दिमाग पर अलग असर पाया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। जो उसे कहा जाए वो करे। वो मुझ पर ये रिसर्च कर रहे थे। मुझे स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला एक इंसान बनाना चाहते थे। एक तो मैं जो अपनी मर्जी करता हूं, दूसरा वो जिस पर वो कंट्रोल कर पाए। लेकिन क्यों दादाजी ऐसा क्यों करना चाहते थे, मैं जान नहीं पाया। आखिर मेरे दादाजी मेरे साथ इतना बुरा कभी नहीं कर सकते। और क्या वो इतने बुरे थे कि लोगों को मार दिया करते थे? पूरी डायरी में यह सब कुछ लिखा गया था, मेरी लिखावट में। जरूर यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। कोई शायद इस तरह से दादाजी को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। शायद ये शैतान हो जो मुझे यहां पर ये मानने पर मजबूर कर रहा है कि दादाजी बुरे थे। नहीं मानूंगा मैं, मेरे दादाजी बुरे नहीं थे। उस डायरी में मैं पढ़ता गया, उसे समझता गया। दादाजी के बुरे काम बताए गए थे, मैं यकीन नहीं कर रहा था। अंत में एक नक्शा बनाया गया था। ये भी कोड वर्ड में नक्शा था। मेरे सिवाय से कोई नहीं समझ सकता था। एक चीज की तरफ इशारा किया गया था। बाहर पेड़ के पास नीचे एक संदूक दफनाया गया है। उस संदूक में कुछ है जो मुझे यकीन दिलाएगा। मैं भागता हुआ बाहर गया था। मैं जमीन खोद कर वो संदूक निकाल पाया था। उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड था। वो मेमोरी कार्ड जब मैंने अपने फोन में लगाया, उसमें एक वीडियो थी। दादाजी जिंदा दिख रहे थे, उनके साथ मैं। हैरान हो गया था मैं, ये कैसे हो सकता है? उसमें मैंने ये रिकॉर्ड किया था कि मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि खुद को यकीन दिला पाऊं। मैं स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हूं जो मुझे इस इंसान ने दी है। ये मुझ पर रिसर्च करता रहा पिछले 8 सालों से। जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा, ये जमीन मेरे हाथ तब आएगी। तब अगर मैं किसी चीज पर साइन करूंगा तो वो बिक पाएगी। ये हवेली मेरे नाम थी जो मेरे दादाजी ने 15 साल पहले की थी। और ये मेरे दादाजी नहीं थे, ये अशरफ था, प्रोफेसर अशरफ, जो कोलकाता से गायब हो गया था। ये हमेशा से लोगों को लूटा करता था और इसने मेरे दादाजी का भेष बदल कर मेरे साथ रहना शुरू कर दिया था। मेरे माता पिता को इसी ने मारा था और सिर्फ उन्हें नहीं, मेरे दादाजी को भी मार दिया था। मेरे दादाजी को यहाँ लाकर बंद कर दिया था और लाश को कोई ढूंढ नहीं पाया था। अशरफ हर बार अपना रंग रूप थोड़ा बदलता। उसका चेहरा मेरे दादाजी से 90% तक मिलता था, बाकी वो मेकअप के सहारे बदल लिया करता था। उस दिन 18वें जन्मदिन पर वो मुझसे साइन करवाना चाहता था उस पेपर्स पर, ताकि वो इस सारी जमीन को हड़प पाए। वो लोगों को मारकर उनका सारा सोना पैसा हड़प लिया करता, लाशें नीचे दफना दिया करता। वो मेरे साथ ऐसा करना चाहता था। उसने मेरे अंदर से स्प्लिट पर्सनैलिटी जगा दी थी और उससे साइन करवाना चाहता था, लेकिन वो ये भूल गया। मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा था जिसे मैं रोके रखता था, क्योंकि मैं दादाजी को बुरा साबित नहीं करना चाहता था।
वो मुझे पाल रहे थे, मुझे इस बात की खुशी थी, लेकिन उस दिन मेरे उस नए रूप में बहुत गुस्सा भरा पड़ा था। जब अशरफ ने सब कुछ बताया तो उस पर गुस्सा फूट पड़ा था। अपनी इन्हीं उंगलियों से मैंने उसे मार डाला था। जब मुझे पता चला कि मेरे दादाजी तो 8 साल पहले मर चुके हैं, मेरे मम्मी पापा के एक्सीडेंट के 1 दिन बाद मार दिया था इस अशरफ ने मेरे दादाजी को। वो एक्सीडेंट भी इसी ने करवाया था ताकि मुझसे वो साइन करवा पाता, लेकिन दादाजी की चालाकी थी, मैं साइन तभी कर पाता जब मैं 18 साल का होता। इसीलिए 18वें जन्मदिन पर इसने ये तरकीब लगाई थी, लेकिन एक गलती कर दी। जब मेरा गुस्सा फूटा तो मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया। सब मानने लगे इसे शैतान ने मारा। इस वीडियो में मैं खुद को बता रहा था, क्योंकि मुझे पता था मेरी ये पर्सनैलिटी जानने की कोशिश करेगी मेरे दादाजी को किसने मारा। मैं उस शैतान का अंत करने की कोशिश करूंगा और यहाँ तक एक न एक दिन पहुँच जाऊंगा। और आज मेरी इस पर्सनैलिटी ने भी सच जान लिया। अशरफ वो शैतान था जिससे लोग डरा करते थे। असल में कोई शैतान यहाँ मौजूद था ही नहीं। वो ये काम करता और उस शैतान का नाम लगा देता, लेकिन बुरे का अंत बुरा ही होता है। वो मेरे हाथों ही मरा, मुझे इस बात की खुशी थी। इस दरवाजे को बंद करके मैंने उस राज को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। कोई जान नहीं पाएगा आखिर यहाँ क्या हुआ। मेरी दोनों पर्सनैलिटी ये जान चुकी हैं और शायद मेरी दूसरी पर्सनैलिटी कभी बाहर नहीं आए, क्योंकि उसका काम हो चुका है। ये ऐसा राज था जो मैं जान पाया और अब इस हवेली में रहने से भी मुझे डर नहीं लगता है। मैंने अपना वास इसी हवेली को बना लिया है और यहाँ रहते हुए उस राज को भी हमेशा दफन करे रखूंगा। मैं जान पाया हूँ वो शैतान कहाँ है। वो नर्क की आग में सड़ रहा होगा। कुछ लोगों को लगता है शैतान दूसरी दुनिया में रहते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं, लेकिन नहीं, शैतान हम में से ही एक होते हैं। जैसे वो था जिसने मेरे दादाजी का वेश धारण कर लिया था, उसकी बुराई का भी अंत हुआ और मैं आज भी इस हवेली में उन यादों को आंखों के सामने रखे रहता हूँ।